सर, एक्रोनिम ढूंढ निकालने में, परिवर्णी शब्द ढूंढ निकालने में और इस्तेमाल करने में और बिल को रंगीन नाम देने के लिए मुझे कोई इतराज नहीं है ये स्वीकारने की कि मोदी सरकार का कोई मुकाबला नहीं। एक्रोनिम ढूंढ निकालते हैं, पहला एक्रोनिम और बाद में अधिनियम, पहले एक्रोनिम बाद में नीति। और आज हम मिसाल देख रहे हैं, पहले शांति और दूसरा जी राम जी। हालांकि वो एक्रोनिम मेरे नाम से जुड़ता है, उसका मैं विरोध करूंगा बाद में। सर प्लीज विधेयक का है सर, मैं आप सदन के सामने, सदन के समक्ष 3 मुद्दे रखना चाहता हूं। पहला मुद्दा यह है कि 2014 के पहले का इतिहास क्या है, क्योंकि हमें बताया जाता है कि 2014 में ही सब शुरू हुआ है। खास तौर से परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम, स्पेस कार्यक्रम और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो अलग अलग कार्यक्रम हैं, हमें यह ज्ञान दिया जाता है कि 2014 के पहले कोई फाउंडेशन नहीं था और 2014 के बाद एक नई क्रांति आई है। तो मैं थोड़ा इतिहास देना चाहता हूं। दूसरी बात, इस बिल के 3 जो मुख्य बिंदु हैं उस पर मैं कुछ बोलना चाहता हूं और अंत में जो मुद्दे और चिंताएं निकल आती हैं इस बिल से, मैं मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं और उस पर मंत्री जी विचार करें जब रूल्स बनाए जाएंगे और जब इस बिल पर और चर्चा होगी उसको ध्यान में लेंगे। सर, द फर्स्ट एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया was passed not in 1962, was passed on the 6th of April 1948। 6 अप्रैल 1948 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एटॉमिक एनर्जी बिल पास किया गया था। बहस हुई थी, जवाहरलाल नेहरू ने इस मोशन को मूव किया था और 30 या 40 सदस्यों ने इस बहस में भाग ली और 1948 में अगस्त के 6 तारीख को पहला, आता हूं मंत्री जी, मैंने आपको सुना है, आप बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। थोड़ा इतिहास मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं जानता हूं वो बहुत ज्ञानी है, आप विद्वान हैं। 6 अप्रैल 1948 को पहला एटॉमिक एनर्जी एक्ट बनता है, एटॉमिक एनर्जी बिल पास होता है। सर, 22 मई 1948 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने कैबिनेट के लिए एक नोट पेश करते हैं, जिस कैबिनेट में सरदार वल्लभ भाई पटेल मंत्री थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे, बाबा साहब अंबेडकर मंत्री थे। उस कैबिनेट ने 22 मई 1948 May 22, 1948 ये नोट फॉर कैबिनेट कि भारत में परमाणु ऊर्जा को लेकर क्या नीति होनी चाहिए, क्या रणनीति है हमारी देश की परमाणु ऊर्जा को लेकर, परमाणु ऊर्जा का भविष्य क्या होगा, क्या होना चाहिए, इस पर बहस हुआ। तो ये पहला नोट था कैबिनेट के लिए, जिसके बनाने में मुझे कोई शक नहीं है कि होमी भाभा का बहुत बड़ा योगदान भी रहा था। तीसरी बात, 15 अगस्त 1948, अगस्त 15, 1948 एटॉमिक एनर्जी कमीशन का गठन होता है। यानी कि आजादी के ठीक 1 साल बाद भारत सरकार एटॉमिक एनर्जी कमीशन स्थापित करती है। होमी भाभा उसके अध्यक्ष हैं, के.एस. कृष्णन और शांति स्वरूप भटनागर 2 सदस्य हैं और ये सीधे प्रधानमंत्री को कंट्रोल में है, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। तो पहला एटॉमिक एनर्जी कमीशन 15 अगस्त 1948 को बनता है। सर, इसके बाद क्या होता है? 1950 में, आजकल कोई भी अखबार खोलो
टीवी का प्रोग्राम देखो, रेयर अर्थ का नाम आप देखोगे, आप सुनोगे। अमेरिका और चीन के बीच में जो लड़ाई चल रही है रेयर अर्थ को लेकर, सर 18 अगस्त 1950 को भारत सरकार इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड की स्थापना करती है। 1950, 18 अगस्त 1950 को इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड की स्थापना होती है। सर इसके बाद में 3 अगस्त 1954, यह महत्वपूर्ण डेट है मंत्री जी, आप जानते हैं, क्योंकि 3 अगस्त 1954 को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना होती है, जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 2014 के बाद नहीं, 3 अगस्त 1954 में उसकी स्थापना की गई थी। ठीक 2 महीने बाद यहां पूसा में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, वहां 3 दिन विचार विमर्श होता है और उस विचार विमर्श की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। और उस समारोह में सांसद, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजिस्ट, हमारे 3 सेना, वायुसेना, नवसेना के प्रमुख, सब लोग मौजूद हैं। नेशनल सिंपोजियम ऑन पीसफुल एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, और उसी बैठक में 26 नवंबर 1954 को होमी भाभा अपने मशहूर 3 फेज प्रोग्राम की घोषणा करते हैं, जिसका मैं जिक्र करने वाला हूं। सर 4 सितंबर 1956 को भारत का पहला रिएक्टर कमीशन होता है। 4 सितंबर 1956, उसका नाम दिया जाता है अप्सरा। तब के जमाने में भी अच्छे अच्छे नाम दिया जाते थे। अप्सरा, भारत का पहला रिएक्टर का नाम अप्सरा था। अप्सरा के बाद जर्लीना आया, जर्लीना के बाद साइरस आया, साइरस के बाद ध्रुवा आया, ध्रुवा के बाद पूर्णिमा आया। यानी किसी 1956 से भारत रिएक्टर लगा रहा। 2014 के बाद नहीं, 2014 के पहले। सर इसके बाद 1958 में, 1958 सितंबर के महीने में एटॉमिक एनर्जी कमीशन विस्तार से पुनर्गठित होता है और उसके बाद परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम शुरू होता है। और हमारे देश का पहला रिएक्टर 28 अक्टूबर 1969 को तारापुर में कमीशन होता है, 160 मेगावाट वाला रिएक्टर। उसके बाद तारापुर के बाद रवाट भाटा राजस्थान में, रवाट भाटा के बाद कल्पाकम चेन्नई के पास, कल्पाकम के बाद नरोरा अलीगढ़ के पास, नरोरा के बाद कैगा जो उडुपी के पास है, उसके बाद गुजरात में ककरापार, उसके बाद में कुडनकुलम जहां रशिया से रिएक्टर लगाए गए हैं। तो मेरा यह कहना है सभापति महोदय कि ये जो परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम है, एक परमाणु पावर प्लांट को 8 साल लगते हैं कमीशन करने में। तो 2014 के पहले हमारे 8 गीगावाट के कैपेसिटी लागू की गई थी इन अलग अलग जगहों में, तारापुर, कैगा, नरोरा, ककरापार, ये रवाट भाटा, अलग अलग जगहों में लगाया गया था। और परमाणु ऊर्जा के बड़े बड़े कदम हमने लिए थे, उपलब्धियां हुई थी। और अब मंत्री जी जानते हैं कि एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट से ही भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की क्रांति शुरू हुई, भारत में स्पेस प्रोग्राम शुरू हुआ, इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू हुआ। तो ये सब 2014 के पहले की उपलब्धियां हैं। सर मुझे खुशी है
कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, इस सरकार को सबक सीखना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी जी से। पोखरण 2 के बाद अगस्त के महीने में 1998 50 इयर्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी रिसर्च एक किताब निकाला जाता है। यह कांग्रेस की सरकार के समय में नहीं, ये आप ही के सरकार के समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस किताब में स्वीकारते हैं कि 50 साल में महान उपलब्धियां हुई हैं, जिसके वजह से हमें पोखरण 1 और पोखरण 2 हम करने में समर्थ हुए। अब पढ़ना चाहिए, मैं टेबल पर रखूंगा, मंत्री जी जानते हैं, पर अलग अलग सांसदों को भी पढ़ना चाहिए कि 50 साल में 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया, ये 50 साल में क्या हुआ, ये आप ही की सरकार का एक किताब। सर, 2014 के पहले की उपलब्धियों के बारे में मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये सब सामने है। रिएक्टर को लेकर, न्यूक्लियर रिसर्च को लेकर, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत बड़ी उपलब्धियां हुई हैं। पर एक चीज का मैं जरूर जिक्र करना चाहता हूं। 2008 में भारत और अमेरिका के बीच में एक परमाणु करार हुआ। अक्टूबर 20 को इंडो यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट। इंडो यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट का विरोध किसने किया? यह बीजेपी का एक दस्तावेज है। Why BJP opposes Indo-US nuclear deal? यह है, यह बीजेपी 52 पन्ने का यह दस्तावेज है मंत्री जी, बीजेपी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अगस्त 2008 में। Why BJP is opposing Indo-US nuclear deal? और इसमें कहा जाता है परमाणु ऊर्जा में ज्यादा भविष्य नहीं है, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं, और कई बातें इन्होंने कहा। पर 2008 का जो एग्रीमेंट था, जो समझौता था भारत और अमेरिका के बीच में, कई दरवाजे खोले गए और उसका एक नतीजा ये बिल है। ये बिल संभव हुआ है, इस बिल की कल्पना आप कर पा रहे हैं उस 2008 के करार के कारण, जिसका विरोध आपने किया था। Sir, let me now turn to the bill. There are 3 major elements in the bill. One is private sector participation. Second is nuclear liability, civil liability for nuclear damage. And the third is Atomic Energy Regulatory Board. Sir, Atomic Energy Regulatory Board के बारे में मैं ये कह दूं कि 2011 में न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल लाया गया था, स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था, पर कई कारण थे, मंत्री जी जानते हैं, कई कारण थे, ये बिल अधिनियम नहीं बन पाया। पर ये इस बिल में शामिल किया गया है। ये जो 2011 का जो बिल था, उसके प्रमुख बिंदु इस बिल में शामिल हैं और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को एक कानूनी दर्जा दिया जा रहा है। यह एक सकारात्मक कदम है। पर सर, दूसरी बात, यह सिविल लायबिलिटी की बात जो अभी अभी मंत्री जी ने कहा है, सर 30 अगस्त 2010 अरुण जेटली का यह भाषण है राज्यसभा में, और मेरे पास 25 अगस्त 2010 का भाषण है जसवंत सिंह जी का है लोकसभा में। और अरुण जेटली के नाम पर तो आप क्रिकेट स्टेडियम बना देते हैं, पर अरुण जेटली जी का जो योगदान है कानून बनाने में, उसको आप नकारते हैं। सर मंत्री जी, जो आपने इस बिल में लाया है संशोधन, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 का, ये जो जेटली जी ने कहा था और जो जसवंत सिंह जी ने कहा था, उसका बिल्कुल विपरीत है। मैं इसको टेबल करना चाहता हूं, जेटली जी का भाषण सदस्य पढ़ें। और जेटली जी कहते हैं
कि हमारे सहायता से ही, हमारे सहयोग से ही ये बिल आया है। सर, मुझे कोई इतराज नहीं है ये आपको याद दिलाने में कि 2010 का कानून में बनाने में पृथ्वीराज चौहान जो एमओएस थे पीएमओ में और अरुण जेटली जी का योगदान था। ये दो लोग मिलकर इस कानून को बनाया जिसका आप संशोधन कर रहे हैं। तो हमें बताइए क्यों आप संशोधन कर रहे हैं? क्यों आप अरुण जेटली का योगदान को नकार रहे हैं? क्यों आप जसवंत सिंह जी को नजरअंदाज कर रहे हैं? कांग्रेस को छोड़िए, आप ही के नेता, आप ही का योगदान, ये 2010 का कानून जिसमें आप संशोधन ला रहे हैं, वो कानून आपका योगदान था मंत्री जी। पर यू टर्न करने में तो आप बहुत माहिर हैं। कई मिसाल हैं, जीएसटी पर यू टर्न, मनरेगा पर यू टर्न, खाद्य सुरक्षा कानून पर यू टर्न, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, उस पर भी आप यू टर्न कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या मजबूरी है? क्या अमेरिका के साथ रिश्ते और मजबूत करने हैं इसीलिए आप कर रहे हैं? क्या प्राइवेट कंपनियां आपको मजबूर कर रहे हैं इसको संशोधन करने में? प्लीज सदन को विश्वास में लीजिए। क्यों 15 साल बाद आप ये संशोधन ला रहे हैं? सर, प्राइवेट सेक्टर तो तीसरा मुद्दा है इस बिल में। मैं कहना चाहता हूं कि मैं मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कहा है विकसित भारत में 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी होगा, आज करीब 8 या 9 गीगावाट का है, यानी कि 10 गुना बढ़ेगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपका नजरिया क्या है? आपका विजन क्या है? इसमें प्राइवेट सेक्टर कितना है और इसमें पब्लिक सेक्टर कितना होगा? और मेरा यह सीधा आरोप है कि यह बिल सिर्फ प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के लिए ही है, निजी क्षेत्र का योगदान बढ़ाने के लिए है। तो मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे देश में क्षमता है, हमने 220 मेगावाट के प्लांट लगाए हैं, 540 मेगावाट का प्लांट लगाया है, ककरापार में हमने 700 मेगावाट का प्लांट लगाया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा 700 मेगावाट प्लांट को एक वर्कहॉर्स बनाइए और जो रिएक्टर हैं फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, साउथ कोरिया, अलग अलग देशों से मत लाइए, जो हमारे देश में हम आत्मनिर्भर हैं। 700 मेगावाट का प्लांट हम लगा रहे हैं, गुजरात में लगा हुआ है, प्रधानमंत्री जानते हैं, प्रधानमंत्री वहां गए हुए हैं। उससे आप प्रेरणा लीजिए और स्टैंडर्डाइजेशन कराइए। ये वेंडर ड्रिवन बिल मत कराइए। कंपनियों द्वारा जो बिल आप ला रहे हैं, आपने 3 कानून लाए थे कृषि क्षेत्र में, आपको वापस लेना पड़ा क्योंकि वो भी प्राइवेट सेक्टर से आपको ऑक्सीजन मिल रहा था। इस बिल का वो भविष्य नहीं होना चाहिए। सर, तो इंडिजिनस वर्सेस इंपोर्टेड, हमारे देश में पहला रिएक्टर अमेरिकी सहायता से तो बना तारापुर, उसके बाद में हम आत्मनिर्भर हैं, हम सेल्फ रिलायंट हैं। सारा फ्यूल साइकिल उसका नियंत्रण हमारे हाथों में है, भारत के हाथों में है, हमारे वैज्ञानिकों के हाथ में है। ये प्राइवेट कंपनियां जो ला रहे हैं, मंत्री जी, प्राइवेट कंपनियों को कहिए आप ये 700 मेगावाट एटॉमिक एनर्जी का प्लांट लीजिए और पावर प्लांट लगाइए। वो क्यों नहीं लगाते हैं? वो फलाना अमेरिकन कंपनी, साउथ कोरियन कंपनी, फ्रेंच कंपनी पीछे पीछे भागते हैं। तो आप स्टैंडर्डाइज करिए और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को आप बढ़ावा दीजिए। मैं जानता हूं कि आप देना चाहते हैं। 700 मेगावाट को वर्कहॉर्स बनाइए और उसी के आधार पर आप 100 गीगावाट के रास्ते पर चलिए। सर, दूसरी बात, एसएमआर का मंत्र चलाया जा रहा है। एसएमआर माने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। सर, हमारे देश में तो भारत स्मॉल रिएक्टर है। 220 मेगावाट के करीब 15 या 16 रिएक्टर हमने लगाया है। 20 ऐसे रिएक्टर होंगे
उसको स्टैंडर्डाइज करिए, भारत स्मॉल रिएक्टर लगाइए 220 मेगावाट का, और अगर आप 100 मेगावाट का लगाना चाहते हैं उसी के आधार पर उसका एवोल्यूशन कराइए। वो असली आत्मनिर्भरता है, ट्रू सेल्फ रिलायंस वो है। मैं जानता हूं कि हमारे देश में 3 या प्राइवेट कंपनियां हैं जो फायदा लेंगी इस बिल का, उसका जिक्र मैं नहीं करना चाहता हूं, सब लोग जानते हैं वो 3 या 4 कंपनी कौन है। उन 3 कंपनियों को कहिए मंत्री जी आप भारत के टेक्नोलॉजी को लगाइए, 700 मेगावाट का टेक्नोलॉजी आप एटॉमिक एनर्जी से लीजिए और प्लांट लगाइए। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को तो आप ला रहे हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कैपिटल लाएगा, प्राइवेट सेक्टर टेक्नोलॉजी तो नहीं लाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो एटॉमिक एनर्जी के हाथ में है, ज्ञान तो उनके हाथ में है, क्षमता तो उनके हाथ में है, कुशलता तो उनके हाथ में है। प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ पैसा लाएगा, सिर्फ निवेश करेगा। पर उनको कहिएगा कि अगर आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करना है तो ये 700 मेगावाट का प्लांट या 220 मेगावाट का प्लांट आप लगाइए, आप देखिए कितने लोग आएंगे। सर, मैंने 3 फेज कार्यक्रम का उल्लेख किया। होमी भाभा का नजरिया था और आज हम होमी भाभा को हमें याद करना चाहिए क्योंकि वो निर्माता थे, भीष्म पितामह थे हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के। होमी भाभा ने कहा था 3 फेज होना चाहिए। पहला फेज यूरेनियम होगा, दूसरा फेज प्लूटोनियम थोरियम होगा और तीसरा फेज थोरियम यूरेनियम होगा। मैं सरल भाषा में बोल रहा हूं, टेक्निकल भाषा नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, सरल भाषा में बोल रहा हूं। आज फर्स्ट फेज तो हमको मास्टरी मिल गई है, सेकेंड फेज थोड़ा रुका पड़ा हुआ है, कुछ देरी हुआ है, कुछ विलंब हुआ है। मंत्री जी जानते हैं सेकेंड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अभी तक हम कमीशन नहीं कर पाए हैं, पर दुनिया का 1/4 125% थोरियम रिजर्व हमारे देश में है। हम यूरेनियम डेफिसिट थोरियम रिच कंट्री हैं। थोरियम का इस्तेमाल हम कैसे करें, तो मैं मंत्री जी आपके ज्ञान में लाना चाहता हूं। हमारे देश के सबसे जाने माने न्यूक्लियर इंजीनियर अनिल काकोडकर, जो हमारे एटॉमिक एनर्जी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने 2 लेख लिखा है पिछले कुछ 3-4 महीनों में। मैं आपको दे दूंगा, टेबल पर रखूंगा। और उन्होंने कहा है कि थोरियम का इस्तेमाल हम कैसे करें। थोरियम का इस्तेमाल हम इस विचार के थे कि थोरियम का इस्तेमाल हम सेकेंड फेज में करेंगे, उसके बाद हम थर्ड फेज में जाएंगे, पर सेकेंड फेज में डिले हो गया है। तो काकोडकर जी का यह मानना है, और इससे डॉक्टर काकोडकर से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उनके पास जो रिएक्टर इंजीनियरिंग की ज्ञान है, मैं समझता हूं कि दुनिया भर में किसी एक व्यक्ति में है, वो डॉक्टर काकोडकर के पास है। और वो कहते हैं कि समय आ गया है कि थोरियम को फर्स्ट फेज में भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम सीधा थर्ड फेज में जाएं, बाईपास करें, लीप फ्रॉग करें थर्ड फेज को। क्योंकि हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है, हमारा अंतिम मकसद क्या है? हमारा अंतिम मकसद है हमारे देश के थोरियम का इस्तेमाल करना, यूरेनियम का नहीं। यूरेनियम का तो हम हमेशा आयात करते रहेंगे। और ये 2008 का समझौता करार जो है, उसका एक सकारात्मक असर हुआ है कि हम अलग अलग देशों से यूरेनियम ला सकते हैं। फ्रांस से लाए हैं, कजाकिस्तान से लाए हैं, और देशों से लाए हैं। पर हम यूरेनियम बाहर से खरीदेंगे तो एनर्जी सिक्योरिटी आपको चाहिए, ऊर्जा सुरक्षा अगर आपको चाहिए, यूरेनियम पर नहीं पर थोरियम पर हमें निर्भर होना चाहिए। थोरियम का भंडार हमारे पास है, केरल के ट्रावनकोर बीच सैंड मोनाजाइट एक बहुत बड़ा भंडार है। इसीलिए तो 1950 में इंडियन रेयर अर्थ्स की स्थापना की गई थी। तो मंत्री जी, जो हमारे देश के विशेषज्ञ हैं, उनके विचार को सुनिए। ये जो बाहर से प्राइवेट कंपनियां आती हैं और कुछ ना कुछ हमें ज्ञान देती हैं, उसके पीछे में हम मत पड़े। ये प्राइवेट कंपनियां
मिलते रहते हैं, प्राइवेट कंपनियां की रोज अखबार में पढ़ता हूं, प्राइवेट 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 प्राइवेट। पर जो हमारे पास क्षमता है, जो हमारे साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं, उसका नजरअंदाज मत कीजिए। मंत्री जी, 2009 में मुझे सौभाग्य था कि मैं ऊर्जा मंत्रालय में एमओएस था। सुशील कुमार शिंदे जी हमारे कैबिनेट मंत्री थे और हमने पहली बार एनटीपीसी और एनपीसीआईएल के बीच में जॉइंट वेंचर कराया। जो आप कह रहे हैं ना, हमने कराया 2015 में, ये 2009 और 2010 में कराया गया था। एक चीज, इतिहास को वापस लिखने में आपका कोई मुकाबला नहीं है। इतिहास, असली इतिहास को भूलने में और नया इतिहास लिखने में आपसे कोई मुकाबला नहीं, आप उसमें बहुत माहिर हैं। तो मंत्री जी, 2010 में एनटीपीसी और एनपीसीआईएल के बीच में जॉइंट वेंचर हुआ था। ऐसे जॉइंट वेंचर को प्रोत्साहन दीजिए, अलग अलग कंपनियों को प्रोत्साहन दीजिए और अलग अलग कंपनियों को यह कहें कि अगर आपको न्यूक्लियर प्लांट लगाना है, हमारे देश के लिए न्यूक्लियर एनर्जी जरूरी है, तो हमारे टेक्नोलॉजी के आधार पर ही लगाइए। ऐसे तो कुडनकुलम में 6 रिएक्टर, रशियन रिएक्टर लग रहे हैं, वो ठीक है, वो निर्णय ले गया, हुआ था जो हुआ है। पर आगे में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हों। हमारे क्षमता पर हमें हमारी रिएक्टर लगने हैं। आज भी मंत्री जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, फ्रांस में सारा न्यूक्लियर रिएक्टर गवर्नमेंट कंट्रोल का है और फ्रांस में 70% बिजली न्यूक्लियर एनर्जी से आता है। 70% इलेक्ट्रिसिटी comes from nuclear sources and all nuclear plants in France are owned by the government। और फ्रांस में जो हर साल न्यूक्लियर परमाणु स्रोत पर निर्धारित बिजली का उत्पादन होता है, वो एनपीसीआईएल की तुलना में 7 गुना है। इसका माने ये है कि एनपीसीआईएल को और भी बढ़ावा दे सकते हैं। एनपीसीआईएल को और मजबूत कीजिए, एनपीसीआईएल को और ऑक्सीजन दीजिए, और साधन दीजिए, और निवेश कीजिए, और जरूर आप निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दें। पर काकोडकर साहब ने क्या लिखा है अपने लेख में, एक लेख में उन्होंने साफ लिखा है कि इट इज वर्थ रिकॉग्नाइजिंग दैट मोस्ट ऑफ व्हाट इज कंटेन्ड इन दिस आर्टिकल is developed by our own laboratories like the Bhabha Atomic Research Center, the Indira Gandhi Center for Advanced Research, etc. That needs to be pursued. The private sector, while it needs to be mobilized to scale up the program, should play a secondary role. The reverse would cause irreversible damage. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पूर्व अध्यक्ष, जाने माने एटॉमिक इंजीनियर डॉक्टर काकोडकर साहब लिख रहे हैं। तो अंत में मेरे 1 मिनट बाकी है। मेरा कहने का यही एक मकसद है मंत्री जी, आपकी कई मजबूरियां हैं। अमेरिका की मजबूरी है, विदेशी कंपनियों की मजबूरी है, हमारे निजी कंपनियों की मजबूरी है। मजबूरी में बिल मत लाइएगा। इस पर और विचार विमर्श, मैं जानता हूं कि आप 1 साल से इस पर विचार कर रहे हैं, पर और विचार करने से कोई आसमान नहीं गिरेंगे। इस पर और विचार होने दीजिए, और लोगों से मशवरा कीजिए, और लोगों की राय लीजिए। पर एक चीज याद रखिए मंत्री जी, अगर हमने अपने पब्लिक सेक्टर का नजरअंदाज किया, अगर आपकी मंशा यह है कि पब्लिक सेक्टर को हम नीचे गिराएंगे और उसके स्थान पर हम प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन करेंगे, ये हमारे देश के हित में नहीं है।
प्राइवेट सेक्टर का मैं समर्थक हूं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, बट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंजन नहीं बन सकता। इंजन पब्लिक सेक्टर होना जरूरी है। अगर आपने प्राइवेट सेक्टर को बनाया तो मैं समझता हूं जो विजन था होमी भाभा का, जो विजन था सभी विशेषज्ञों का, उसका आप बुरी तरीके से नजरअंदाज कर रहे हो। अंत में मैं कहूंगा, इस मौका मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारे एटॉमिक एनर्जी कार्यक्रम में कई लोगों का योगदान रहा है, कई लोगों का, और मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं क्योंकि हम ऐसे नामों को भूल जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू और होमी भाभा और विक्रम साराभाई को तो जानते हैं, राजा रामन्ना, होमी सेतना, एन.बी. प्रसाद, एम.आर. श्रीनिवासन, ए.के. गांगुली, आर.के. असुंडी, वी.डी. अथावले, जगदीश शंकर, डी.एन. वाडिया और सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्म प्रकाश, जिसका मैंने जिक्र इसरो के समय में मैंने किया था जब चंद्रयान पर बातचीत हो रही थी कि ब्रह्म प्रकाश हमारे एकमात्र ऐसे मेटलर्जिकल इंजीनियर थे जिन्होंने इसरो में भी योगदान दिया है और एटॉमिक एनर्जी में भी योगदान दिया है। तो ऐसे वैज्ञानिकों को हम याद रखें। ये सब किसी भी देश में काम कर सकते थे, पर वे भारत लौट आए और भारत में उन्होंने काम किया। थैंक यू। पब्लिक सेक्टर में काम किया, सरकारी सैलरी पे काम किया और उसको प्रोत्साहन जवाहरलाल नेहरू से लेकर सभी प्रधानमंत्रियों ने। थैंक यू। अभी उस रास्ते से मत हटिए, उसी रास्ते पर जाइए मंत्री जी, उसी रास्ते पर जाइए। थैंक यू। थैंक यू।